हाय, आप सभी को मेरा नमस्कार। हम लोग कल पाषाण काल को लगभग कंप्लीट कर लिए थे, लेकिन अभी भी उसमें कुछ बातें अभी भी बाकी हैं जिसको हम लोग पूरा कर लें, इसी वीडियो में पूरा कर लें। वो है ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल। ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल, जब हम लोग इस दोनों को कर लेंगे तब हमारा पाषाण काल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ताम्र पाषाण काल, इसको कैल्कोलिथिक एज, और महापाषाण काल मेगालिथिक एज। ताम्रपाषाण काल कैल्कोलिथिक एज और महापाषाण काल मेगालिथिक एज। ताम्रपाषाण काल और महापाषाण काल के बारे में हमने आप लोगों को कल बताया था, डेफिनेशन दिया था कि ताम्रपाषाण काल ऐसा काल जिसमें पत्थर के औजारों के साथ साथ तांबा नामक धातु का प्रयोग किया जाने लगा। इसको हम लोग ताम्रपाषाण काल के नाम से जानते हैं। ताम्रपाषाण काल के जो मुख्य स्थल हैं वो दक्षिण पूर्वी राजस्थान का आहार और गिलुंद। इसके बाद पश्चिमी मध्य प्रदेश का मालवा, कायथा और एरन। आप लोग कृपया अगर हो सके तो नोट करते चलेंगे। मालवा, पश्चिमी मध्य प्रदेश का मालवा, कायथा और एरन। महाराष्ट्र, पश्चिमी महाराष्ट्र का जोड़वे संस्कृति अर्थात जोड़वे और इनाम गांव। इसके बाद पुणे में भी कुछ साइट्स मिले हैं ये। और फिर दक्षिण पूर्वी भारत के कुछ जगह हैं जहां पर में ताम्रपाषाणिक काल के कुछ महत्वपूर्ण स्थल मिले हैं अभी तक। इन तमाम जगहों पर कुछ ऐसी वस्तुएं मिली हैं जिनसे कि हम लोगों को ये पक्का अंदाजा मिलता है कि ये जो समय था ये ताम्रपाषाणिक काल का ही समय था, ताम्रपाषाणिक काल का ही स्थल है। जैसे दक्षिण पूर्वी राजस्थान का आहार और गिलोंद, जिसको आहार संस्कृति भी कहा जाता है। यहाँ पर में तांबे का बहुत बड़ा खान मिला है, तांबे का बहुत बड़ा एक अवशेष मिला है। आप जब दायमाबाद में जाएंगे, यानी कि जो आज पश्चिमी महाराष्ट्र में पड़ता है, तो दायमाबाद में तांबे का रथ चलाता हुआ आदमी एक ऑब्जेक्टिव के हिसाब से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग कृपया इसको याद रखेंगे। दायमाबाद और दायमाबाद से तांबा का रथ चलाता हुआ आदमी, हाथी, गैंडा, इन सब का तांबा पर उत्कीर्ण चित्र मिला है। इसको जरूर हम लोग दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे। ये आपका ताम्रपाषाणिक है, यानी कि ताम्रपाषाण काल अर्थात कैल्कोलिथिक एज। कैल्कोलिथिक एज मोटा मोटी 3500 से 2300 बीसी तक चलता है। 3500 से 2300 बीसी, यानी कि लगभग 1200। आप देखेंगे ये जो 2300 बीसी लिखा हुआ है, हम लोग अब इसके जस्ट बाद जब हड़प्पा में आएंगे तो यहीं से स्टार्ट होगा, यानी कि ये जहाँ से खत्म होगा वहीं से उसकी शुरुआत होगी। हालांकि इसके कुछ पार्ट्स आगे भी चलते हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर भी ध्यान रखना है कि ताम्रपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल का जो समय है, मोटा मोटी समय है, वो है 3500 से 2300 बीसी। और इसके बाद आपका है महापाषाण काल। महापाषाण काल अर्थात महापाषाण काल के बारे में भी हमने कल डिस्कस किया था कि इतिहास का ऐसा खंड, मानव गतिविधियों का ऐसा खंड जिसमें खास करके बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग किया गया था। तो क्यों? कब्र को ढकने के लिए, यानी कि जहाँ पर में चिताएं गाड़ी जाती थीं उसके ऊपर शिलाखंड रखे जाते थे, जिससे कि वो पूरा का पूरा एक शेप ले लेता था। और इसी विशेषता के चलते ही इतिहासकारों ने इसको एक नाम दिया है, और वो नाम है महापाषाण काल अर्थात मेगालिथिक एज। और ये जो मेगालिथिक एज ये इसका जो पीरियड है ये बहुत दिन तक है। ये 4500 बीसी से लेके और 1000 बीसी तक है, यानी कि एक लंबा समय। आप देखेंगे इससे ताम्रपाषाणिक काल से पहले शुरू भी होता है और ताम्रपाषाणिक काल के बाद ये खत्म भी होता है। तो इन चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखेंगे, निश्चित रूप से रखेंगे। कल विष्णु आनंद जी ने एक प्रश्न किया था कमेंट बॉक्स में। वो क्वेश्चन था कि सर पहिए का आविष्कार कब हुआ था। सबसे पहले विष्णु जी आपको मेरा नमस्कार, आप भी एक शिक्षक हैं। और पहिया का आविष्कार
पहिया जैसे आग ने एक क्रांति लाई थी मानव के जीवन में, उसी तरीके से पहिया ने भी मानव के जीवन में एक बहुत बड़ी क्रांति लाई थी। आज हम लोग सोच सकते हैं कि अगर पहिया नहीं होता तो शायद मानव जो आज तक इतना प्रोग्रेस किया है यह संभव नहीं हो पाता, यह क्रांति नहीं आ पाती, ऐसा परिवर्तन शायद संभव नहीं था। पहिया का जो आविष्कार है ये मान करके चला जाता है कि नियोलिथिक एज में है, अर्थात नवपाषाण काल में। इतिहास में हमेशा कुछ भी कन्फर्म हो करके, खास करके प्राचीन भारत के इतिहास में कहना मुश्किल है। मैंने कल आग के बारे में आप लोगों को बताया था कि पूरा पाषाण काल में, लेकिन रामशरण शर्मा जो कि बहुत ही नोटेबल हिस्टोरियन है, अब नहीं है दुनिया में, वो अपने बिहार से ही थे और उनका मानना था कि ये नवपाषाण काल में। और हम लोग भी अगर एक इतिहास पर अगर दृष्टिपात करें ठीक से तो ये उचित प्रतीत होता है कि नवपाषाण काल में। और ये फैक्ट इसलिए है क्योंकि पूरा पाषाण काल यानी कि पूरा पाषाण काल का जहाँ पर में अंत होने वाला होता है वहीं पर में जाकर के लगभग उसकी खोज की जाती है, जब मानव बिल्कुल अभ्यस्त यानी कि एक तरीके से वेल सेटल होने लगता है तब आग का आविष्कार। लेकिन हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव एग्जाम के दृष्टिकोण से थोड़ा सा भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, दिमाग में बैठा लेना है कि आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ और पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में, पहिया का आविष्कार नवपाषाण काल में। पहिया के आविष्कार को लेकर के बहुत सारी बातें हैं, मिथ्स हैं, भ्रांतियां हैं, लेकिन ये माना जाता है कि पहिया का जो सबसे प्राचीनतम साक्ष्य एक तरीके से मिला है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता से मिला है और वो लगभग 3500 बीसी पुराना है, 3500 बीसी। और जब हम 3500 बीसी में जाएंगे तो आप लोगों को पक्का याद होगा, जैसा कि मैंने कल बताया था कि, और हमने कहा भी था, नवपाषाण काल कहाँ तक चलता है तो लगभग 3000 बीसी तक चलता है। तो निश्चित रूप से इसको हम लोग नवपाषाण काल में ही रखेंगे। पहिया जो बनाने का सिलसिला शुरू हुआ वो बड़े बड़े पेड़, चूँकि पेड़ का जो जड़ होता है, जड़ के ऊपर का जो भाग होता है वो गोल होता है और 2 पेड़ को काटा जाता था और उसको एक साथ रखा जाता था और उसको जैसे हम लोग किसी चीज़ को ढुलकाते हैं, बच्चा जैसे ढुलका के खेलता है उसी तरीके से उसको ढुलकाते थे और इसी से उनको कुछ नवीन जानकारियाँ प्राप्त हुई और उस पर सामान रख करके थोड़ी दूर के लिए, हो सकता है 100 मीटर 200 मीटर तक के लिए उस सामान को, भारी भरकम चीज़ को ले जाने के लिए प्रयोग में लाते थे। लेकिन बाद में इसका प्रचलन खास करके कुम्हारों के द्वारा किया गया और धीरे धीरे ये पूरा पहिया के आविष्कार को लेकर के एक डेविड एंथनी की किताब है और उसका नाम है द हॉर्सेस, व्हील्स एंड लैंग्वेज। और उसमें इसका एक पहिए का आविष्कार का या पहिए की उपयोगिता का या पहिया कैसे करके रन किया होगा इसके लिए उन्होंने एक साइकोलॉजिकल किताब लिखी है जिसमें इसका बहुत ही खूबसूरत वर्णन दिया गया है। तो हम उम्मीद करते हैं कि पहिया के बारे में जो कन्फ्यूजन, डाउट होगा और स्टूडेंट्स के मन में वो क्लियर हुआ होगा। और इस तरीके से हमारा जो पूरा का पूरा पाषाण काल है, पूरा का पूरा पाषाण काल है वो यहाँ पर में खत्म होता है और अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, अर्थात आद्य इतिहास में बढ़ेंगे। आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री। आद्य इतिहास पर भी हम लोगों ने कल चर्चा किया था कि आद्य इतिहास का डेफिनेशन क्या होगा। आद्य इतिहास के बारे में हमने आप लोगों को बताया था कि ऐसा खंड, ऐसा काल जिसके लिए लिपि है, भाषा है, लेकिन उसको अभी तक हम लोग, हमारे जो भाषाविद हैं वह पढ़ने में अभी तक कामयाब नहीं हो सके हैं। उस खंड को हम लोग आद्य इतिहास यानी कि प्रोटो हिस्ट्री के तहत रखते हैं। और इसी में सबसे जो महत्वपूर्ण हमारा है वो है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता, इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है, इसको सिंधु घाटी या सिंधु वैली सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। इसके नाम को लेकर के है, हम लोग कुछ बात कर लें, पहले ही कर लें कि हड़प्पा सभ्यता चूँकि सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह पर खुदाई की गई थी इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। बाद में इसी से मिलता जुलता ढेर सारा साइट खोजा गया इंडिया के अंदर या पाकिस्तान के अंदर, आज के पाकिस्तान के अंदर। तो वो सिंधु नदी घाटी के किनारे जैसे कि मोहनजोदड़ो, चन्हूदरो, और इसीलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, इतिहासकारों ने इस नाम को प्रयोग करना शुरू कर दिया।
आगे चल करके सरस्वती नदी के किनारे किनारे और भी जैसे राजस्थान में मिला, तो लोगों ने ये जहाँ जहाँ पर में ये मिला तो लोग उस नदी के नाम के आधार पर उसका नामकरण करने लगे, जिससे कि बाद में चल करके बहुत सारी कठिनाइयाँ उपस्थित होने लगी। और इसके चलते एक सर्वमान्य तरीका जो कि यूरोपियन सभ्यता, जो यूरोप के पुरावशेष मिलते थे वहाँ के लिए जो प्रयुक्त किया जाता था कि जहाँ जिस चीज़ से संबंधित यानी कि जिस सभ्यता से संबंधित सबसे पहला जगह जो खोजा जाता था उसी के नाम पर उस सभ्यता का नामकरण कर दिया जाता था, और उसी चीज़ को इंडिया में भी फॉलो किया गया और इसका नाम सर्वसम्मति से हड़प्पन सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता रख दिया गया। हड़प्पा सभ्यता प्रोटो हिस्ट्री के तहत है, और प्रोटो हिस्ट्री में इसका जो काल है ये 3000 से 1500 BC या 3500 से 1500 BC चलता है, मान करके चला जाता है। लेकिन परिशुद्ध रूप में इसको हाल फिलहाल से 2350 से 1750 BC, 2350 से 1750 BC इसी के अंदर इसको रखा जाता है। और हम लोग इसी अवधि में यानी कि 2350 से 1750 यानी कि 600 वर्ष के भीतर की जो घटनाएं हैं उसको हम लोग यहाँ पर में पढ़ते हैं, यहाँ पर में देखते हैं। अभी जो हमको एक स्टूडेंट के तौर पे उस समय में कठिनाई होती थी, अभी जब आप लोग इसको देख रहे होइएगा तो बार बार BC देख रहे होइएगा या हम AD की बात करते होंगे, और इसको कभी कभी समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। हम लोग उस दिक्कत को अभी इस क्लास में पूरा कर लें और उसके बाद में देखा जाएगा। आप लोग ध्यान देंगे थोड़ा सा, हम लोग समय को यहाँ पर में BC और AD को खास करके समझ जाएं तो बेहतर होगा। यहाँ पर में जैसे मैथ्स के लिए हम लोग इंटीजर लाइन खींचते हैं, सेंटर में 0 को लेते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर में 0 को लेंगे। यहाँ पर में सीधी सी बात है, जब अंग्रेज़ों का हुकूमत शुरू हो गया हर जगह पर, पूरे के पूरे एशिया और अफ्रीका पर उन्हीं का कब्जा था, लगभग यूरोप को भी उन्होंने अपने कब्जे में ले रखा था, बहुत पार्ट को छोड़ करके। पूरा यूरोप पे तो उनका कभी कब्जा नहीं हुआ, लेकिन फिर भी खास करके यहाँ पर में क्रिश्चियन मेंटालिटी को समझना है उनका। आप यहाँ ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ों का हुकूमत, आप पूरा क्रिश्चियनिटी का जब हुकूमत एक तरीके से स्थापित हो गया था इस्लाम के बाद, तो उस समय जब उनका उपनिवेश स्थापित होने लगा, जगह जगह पर वो छाने लगे, तो उन्होंने अपना कैलेंडर शुरू करना, मतलब कि लोगों पर वहाँ जहाँ जहाँ वो राज करते थे वहाँ पर भी उन्होंने आरोपित करना शुरू कर दिया। भारत के अंदर ढेर सारे पंचांग थे, या यहाँ का जो अपना सर्वमान्य पंचांग हुआ करता था उसके अनुसार यहाँ के लोग अपने तिथि, वर्ष, महीना, सप्ताह आदि की गणना किया करते थे। लेकिन इनके आने के बाद इतिहास में एक परंपरा शुरू हुई और इसी चीज़ को एडॉप्ट किया जाने लगा। एक तरीके से वो लोग थोपने लगे और बाद में चल करके ये हमारी मजबूरी बन गई, और आज हम देख ही रहे हैं कि आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर को मानते हैं। इसी संदर्भ में इस चीज़ को हम लोगों को यहाँ पर में समझ करके चलना है। जो ईसा मसीह थे, ईसा मसीह का कल्पित यानी कि फैक्ट नहीं, कल्पित यानी कि एक इमेजिन किया गया, और वहाँ जहाँ पर में उनका जन्म होता है वहाँ से आगे की घटनाएं, अर्थात इधर की घटनाएं 1, 2, 3 की घटनाएं, ये कहाँ पर में, तो ये AD में आया। ये AD में, जिसको हम लोग ईसवी सन कहते हैं, हिंदी में ईसवी सन कहते हैं या ईसवी कहते हैं सीधे। इस AD का मतलब होता है एनो डोमिनी, और इस एनो डोमिनी का अर्थ होता है इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। लॉर्ड मतलब भगवान। ईसा मसीह बाद में जब उनको क्रूसेड पे दांत दिया गया, इसके बाद से ये भगवान बन गए ईसाइयों के लिए भगवान। इसके बाद ही ईसा यानी कि ये जो ईसाई धर्म है वो भी एस्टेब्लिश हुआ। तो इसके बाद इनके जन्म की जितनी भी घटनाएं हैं ये AD में है, एनो डोमिनी, इन द ईयर ऑफ लॉर्ड, यानी कि ईसा मसीह के समय में। हम लोग अभी कहाँ जीवन जी रहे हैं, तो ईश्वर के समय में, और ईश्वर का समय इनके बाद शुरू होता है। किनके बाद शुरू होता है, तो ईसा मसीह के जन्म के बाद। और इनके जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं, यहाँ पॉजिटिव निगेटिव जैसा कुछ नहीं है, लेकिन इनके जन्म से पहले की जितनी भी घटनाएं हैं ये BC में है, और BC का जो फुल फॉर्म यहाँ पर में लिया जाता है वो होता है बिफोर क्राइस्ट।
बिफोर क्राइस्ट। बिफोर क्राइस्ट का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले, बीसी। अब आप लोगों से मेरा आग्रह होगा कि जब भी आप बीसी और एडी देखेंगे तो एक बार जरूर रुकेंगे और उसको समझ लेंगे। एडी, जब भी अगर हम किसी चीज के आगे एडी लिखते हैं या ईसवी सन लिखते हैं या ईसवी सन लिखते हैं, इसका मतलब हम लोगों को फटाक समझ जाना है कि ये जो घटना है ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। ये घटनाएं ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटनाएं हैं। और अगर कहीं पर में बीसी लिखा हुआ है, अगर कहीं पर में बीसी लिखा हुआ है तो बिफोर क्राइस्ट, इसका मतलब हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना है। इसके हिसाब से अभी हम लोग इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं कि जितना भी प्रागैतिहासिक काल यानी कि पाषाण काल है वो कहाँ है, बीसी में है। यानी कि जब तक प्रागैतिहास का वजूद रहा, हमारे इंडिया में वजूद रहा या अन्य जगहों पर वजूद रहा, तो वो कब रहा, तो ईसा मसीह के जन्म लेने से पहले। ये तमाम बातें कब घटित हुई, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। इसी तरीके से अभी आते इतिहास और हड़प्पा सभ्यता, और हड़प्पा सभ्यता के बारे में हमने लिखा था 2350 से 1750 बीसी, 2350 से 1750 बीसी। अर्थात ये भी जो घटनाएं हैं, ये पूरा का पूरा जो हड़प्पा सभ्यता बना, विकसित हुआ, पतन की अवस्था में पहुंचा, वो कब, तो ईसा मसीह के जन्म से पहले। ईसा मसीह के जन्म से पहले महान मौर्य साम्राज्य, जिसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, वो भी कब, तो वो भी उससे पहले, जो यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले भगवान बुद्ध, भगवान महावीर जो बड़े क्रांतिकारी हुए, उनका जो पूरा थाउट है या उनका जो कालावधि है वह भी बीसी में है। यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले, ईसा मसीह के जन्म से पहले। यहाँ पर मैं जितना उपनिषद, ये सब जितना भी वेदांत जिसको हम कहते हैं या वेद कहते हैं, ये सब बीसी में यानी कि ईसा मसीह के जन्म से पहले। तो यहाँ पर में अगर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा दिमाग में रखने की कोशिश करेंगे तो हम लोग डेट वाले में कभी भटक ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर में थोड़ा सा दिक्कत होता है और इस कॉन्सेप्ट को निश्चित रूप से बना करके रखेंगे। एक चीज़ कहीं कहीं पर में आपको लिखा हुआ मिलेगा बीसी, हालांकि सामान्य अध्ययन में जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं उसमें ये बीसी कभी नहीं लिखा हुआ मिलेगा, या कभी कभी लिख दिया जाता है, मिस्टेक से लिख दिया जाता है। ये आप जब इतिहास ऑप्शनल के रूप में पढ़ेंगे तभी ये सब चर्चाएं की जाएंगी। लेकिन फिर भी समझ लें हम लोग, जब बीसी ये आपका जब अल्फाबेट यानी कि इसको क्या कहा जाता है, बड़ा छोटा में छोटा वाला स्मॉल लेटर, तो स्मॉल लेटर में अगर ये लिखा रहे तो इसका मतलब आपको ये लगाना है कि इसकी गणना अभी ठीक से नहीं की जा सकी है, यानी कि इसको अभी शोधित करना बाकी है, ये अभी अपने फैक्चुअल रूप में नहीं। लेकिन जब अगर बीसी आ जाता है, ऐसा लिखा हुआ आता है, तो मान करके चलना होता है कि यहाँ पर में हम लोग सर्वसम्मति से पहुँच चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये डेट वाला बहुत ही ज़रूरी था, इसको क्लियर कर लेना, और उम्मीद है कि इसको आप लोग समझे होंगे और जहाँ तक हो इसको आप लोग क्लियर कर ही लेंगे। तो इस तरीके से हम लोग आज के वीडियो तक में, अभी तक में आद्य इतिहास तक पहुँच चुके हैं, और आद्य इतिहास में अभी सिर्फ आद्य इतिहास का डेफिनेशन क्लियर किए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हड़प्पा सभ्यता यानी कि वहाँ से शुरू कर देंगे। हमने पहले ही कहा था कि वो एक वीडियो 2 वीडियो का काम नहीं होगा, जहाँ तक वीडियो जाए हमारा इरादा यही है कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट के साथ बेहतर तरीके से जहाँ तक हमको पता है वो दें। बहुत बातें हमसे छूटती हैं जिसको आप निश्चित रूप से वहाँ पर में कमेंट बॉक्स में डाल देंगे, जिससे कि हम समझ जाएं कि आप क्या पूछना चाहते हैं, जिससे कि हम आगे आने वाले क्लास में सबसे पहले उसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करें। फिर विष्णु जी से हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपने बार बार कहा है कि बीपीएससी के बारे में डालें, सिलेबस डालें, या सिलेबस के बारे में बताएं या और करें, हम उस पर भी आएंगे, हम उस पर बहुत जल्दी आने वाले हैं। लेकिन इससे पहले हम चाहते हैं कि जो नए बच्चे हैं वो जीएस के बारे में अच्छे तरीके से कुछ समझ लें, बिल्कुल, जिससे कि वो आगे पढ़ने में कामयाब हो सकें। और इसीलिए अभी हम इतिहास का जो शुरुआती खंड है इसके बारे में हम कर रहे हैं, और बीपीएससी के लिए जो आ रहा है और जगह से भी आ रहा है, तो उसके लिए हम बिल्कुल नए तरीके से और नया वीडियो बना करके आप लोगों के लिए समर्पित करेंगे। धन्यवाद, आज के लिए इतना।